नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 नवंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ और एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे आज। तो G20 का डिक्लेरेशन आया है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बारे में 2 दिन से बातचीत वैसे भी चल रही है। दो चीज़ें अभी बहुत चल रही है न्यूज़ में, एक तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 शर्म अल शेख इजिप्ट, और दूसरा ये जो बाली में G20 के हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग चल रही है। तो एक तो COP27 के रिस्पेक्ट में भी एक आर्टिकल है कि भाई कार्बन बॉर्डर टैक्स को अपोज कर रहे हैं चाइना, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, और एक G20 के रिस्पेक्ट में आर्टिकल, ये दोनों देखेंगे। फिर नीलगिरी में लास्ट आइस एज में ह्यूमंस का अराइवल हुआ था, ये बात पता चलती है कुछ रॉक आर्ट सिंबल से। ये क्या है पूरा मैटर, इसको यहाँ पे समझेंगे। डीमोनेटाइजेशन से एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमी फॉर्मलाइज हुई है, ये भारत सरकार का बोलना है, इसको देखेंगे। पैंगोंग सो में पेट्रोलिंग करने के लिए जबरदस्त अपग्रेडेड स्पीड बोट्स इंडिया ने डिप्लॉय की है, इसको देखेंगे। और मॉस्को में काबुल को लेके बातचीत चल रही है, मॉस्को फॉर्मेट टॉक्स ऑन अफगानिस्तान, इनको लेके बातचीत चल रही है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो हो गई आज की करंट अफेयर्स की न्यूज़। इसके साथ साथ एडिटोरियल्स में एक आर्टिकल है अनसीटिंग ऑफ वाइस चांसलर्स इज फॉल्टी, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है आज इराक को लेके, इराक की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे समझाया गया एक छोटे से आर्टिकल में, इसको समझेंगे। FTA निगोशिएशंस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट करेगा। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है। अब इंडिया के अंदर जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी कंट्री के साथ निगोशिएट होता है तो बहुत सीक्रेट तरीके से निगोशिएट करता है, वहीं बाकी कंट्रीज में इतना सीक्रेट नहीं है, यूके के कंपैरिजन से बताया जा रहा है। तो ये आर्टिकल को देखेंगे। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब की पोजीशन थोड़ी हिल रही है, इसको देखेंगे। G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया क्या कर सकता है, इसको देखेंगे। बाइडेन और शी जिनपिंग की मीटिंग से चाइना यूएस के रिलेशन किस तरफ जा रहे हैं, इसको देखेंगे। तो इतने एडिटोरियल के आर्टिकल्स, लगभग 5 एडिटोरियल के आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, डाउन फॉर द काउंट। टायर्ड, गिविंग अप, मतलब अब गिविंग अप, डाउन फॉर द काउंट। माई पेट डॉग इज डाउन फॉर द काउंट आफ्टर प्लेइंग द होल डे विद द फ्रिस्बी। डाउन फॉर द काउंट मतलब आप थक गए, अब नहीं करेंगे, अब रुक गए। ओके, इसको एफर्ट के रिस्पेक्ट में कर सकते हो या ऑनगोइंग अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में भी कह सकते हो। ओके, चलिए GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, वॉर कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग G20। देखिए G20 की ग्रुपिंग के लीडर्स ने यहां पे बोला है कि इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने की जरूरत है और आज की डेट का जो एरा है वो वॉर का नहीं है। इनफैक्ट समरकंद में जब SCO की समिट हुई थी तो उस समय पे मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और मोदी जी के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को G20 के डिक्लेरेशन में इंक्लूड किया गया है, अपने आप में एक बड़ी बात है। तो G20 के समिट के एंड पे एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन लेके आया गया, ठीक है, और इसमें यह बोला गया कि यूक्रेन में जो जंग हो रही है इसकी वजह से इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हुई हैं, दुनिया भर में इनसिक्योरिटी आई है, और ये जो न्यूक्लियर वेपन्स के यूज का थ्रेट दिया जा रहा है रशिया के द्वारा, ये बिल्कुल भी गलत है, ये इनएडमिसिबल है, ठीक है ना। हालांकि मैं बता दूं, मॉस्को को आउटराइट, रशिया को आउटराइट नहीं क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बोला गया है, ज्यादातर मेंबर्स ने यूक्रेन में जो वॉर है उसको कंडेम्ड किया। बहुत सारे लोगों ने रशिया को सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल माना, लेकिन ज्वाइंट डिक्लेरेशन में रशिया को सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में यह बोला गया है कि वॉर किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता और वॉर शुड नॉट, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो ये बातें यहां पे बोली गई। फिर यह बोला गया कि वॉर की वजह से इमेंस ह्यूमन सफरिंग है, ग्लोबल इकोनॉमी में फ्रेजिलिटीज जो है वो और बढ़ रही हैं, एग्रेवेट हो रही हैं, ग्रोथ घट रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रही हैं, एनर्जी फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस बढ़ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में। अब इस कंटेक्स्ट में एक और इवेंट हो गया, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक इमरजेंसी मीटिंग ली वेस्टर्न कंट्रीज की बाली में। क्यों? क्योंकि यूक्रेनियन बैटल फील्ड में प्रेजोवोदो, पोलैंड में एक मिसाइल गिरी जाके। ऐसा बताया जा रहा था कि मिसाइल रशिया से ओरिजिनेट हुई है, बट रशियंस ने बोल दिया कि हमने ये मिसाइल फायर नहीं की। पोलैंड नेटो का मेंबर है, बहुत टेंस सिचुएशन हो गई, बट अभी के लिए सिचुएशन को सॉर्ट आउट यहाँ पे किया जा रहा है। जो ज्वाइंट यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया उसमें टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर, ये जो मोदी जी के शब्द थे इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। मोदी जी ने ये शब्द व्लादिमीर पुतिन को एड्रेस करते हुए कहे थे सितंबर SCO समिट समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है ना। और इसी पर्टिकुलर फ्रेज को, आई नो दैट टुडेज एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इस पर्टिकुलर फ्रेज को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन साहब ने भी रिपीट किया,
और यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब ने भी रिपीट किया था जब वो इंडिया आए थे। ठीक है, रशिया के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न कंसर्न्स हैं, इनको यहां पे जॉइंट डिक्लेरेशन में सामने रखा गया, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रशिया को कुछ कंसेशन देने की भी बात की गई है। कहीं ना कहीं वेस्टर्न ब्लॉक को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आप रशिया को आंख बंद करके आइसोलेट करते जाओगे तो रशिया आपसे दबने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ रशिया को कंसेशंस देने पड़ेंगे। तो वो कंसेशंस किस हिसाब से दिए जा रहे हैं? रशिया फर्टिलाइजर सप्लाई करता है पूरी दुनिया को, तो रशिया से जो फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर सप्लाई होते हैं पूरी दुनिया से, वो रशिया कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर पाएगा। ये कुछ ना कुछ ऐसा डायलॉग में यहां पे नजर आया। मतलब G20 के इस डायलॉग से हो सकता है आगे आने वाले समय में रशिया को कुछ कंसेशंस दिए जाए, मतलब रशिया के पास भी एक वजह हो इस जंग को रोकने की। ठीक है, फिर यह भी बोला गया कि देखिए जो G20 का प्लेटफॉर्म है, ये सिक्योरिटी इशू को रिजॉल्व करने के लिए नहीं है, उसके लिए एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, बट वहां पे इतनी एम्बिग्विटी है, इतना ज्यादा कन्फ्रंटेशन है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज एज गुड एज नथिंग। तो इसी कंटेक्स्ट में G20 फोरम में भी सिक्योरिटी इशू की बात हो रही है। उसका रीजन ये है कि अगर सिक्योरिटी हिली हुई होगी तो ग्लोबल इकोनॉमी भी इफेक्ट हो जाएगी। तो इकोनॉमी, कल्चरल, ट्रेड पार्टिसिपेशन जो कि G20 प्रमोट करता है, अगर उसको प्रमोट करता है तो सिक्योरिटी इशू को तो देखो एड्रेस करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, यहां पे जो G20 के लीडर्स का डिक्लेरेशन आया है, इसने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को लेके भी ये कंसर्न दिखाया है। ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस जो इंटेंसिफाई कर रहे हैं सिचुएशन को, उसके बारे में भी बात की है। और अर्जेंट एक्शंस लेने की जरूरत है डेवलपिंग इकोनॉमीज को हेल्प करने के लिए, इसके बारे में भी यहाँ पे बातचीत की गई है। देखिए ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वी विल टेक फर्दर कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस इंक्लूडिंग प्राइस सर्जेस एंड शॉर्टेजेस ऑफ फूड कमोडिटीज एंड फर्टिलाइजर्स ग्लोबली। फिर कहीं ना कहीं जो रशियन फर्टिलाइजर्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचे। एक्चुअली जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो रशियन बेस्ड फर्टिलाइजर्स को प्रोक्योर कर पा रहा है। ब्लैक सी ग्रेन कॉरिडोर भी यहाँ पे एक्टिवेट किया गया था, हालांकि अभी जब नई जंग छिड़ी तो उसको रोक दिया गया। तो कुल मिला के G20 की बातचीत में कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि भाई रशिया को भी थोड़े बहुत कंसेशंस देने पड़ेंगे कहीं ना कहीं चीजों को आगे ले जाने के लिए। फिर G20 डिक्लेरेशन ने यह भी बोला है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग और प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग को रोकने के लिए FATF में इंगेज करने की बात कही। ठीक है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अर्ज किया G20 डिक्लेरेशन ने कि भाई आप मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए कुछ सिग्निफिकेंट करिए। FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज बनाई जा सकती हैं ग्राउंड लेवल पे ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग को डील करने के लिए। ठीक है, फिर G20 के लीडर्स ने यह भी बोला कि एक रूल बेस्ड, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, फ्री, फेयर, ओपन, इंक्लूसिव, इक्विटेबल, सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कोर में आएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ये हर चीज को यहाँ पे ओवरऑल मैनेज करेगा। तो ये सब बातें ओवरऑल बोली गई हैं। मतलब अच्छी बातें जब इस प्रकार की मल्टीलेटरल मीटिंग्स होती है तो इसी प्रकार की बातचीत होती है। अगला GS पेपर 3 क्लाइमेट चेंज। COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में हो रही है। यहाँ पे इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने मिलकर कार्बन बॉर्डर टैक्स को अपोज किया। ये क्या? तो 27वां एडिशन जारी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन शर्म अल शेख। ठीक है ना भाई, अब यहां पे क्या बात की जा रही है? एक कंक्लूसिव एग्रीमेंट को लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। लेकिन उस कंक्लूसिव एग्रीमेंट में एक जिस चीज की बात की जा रही थी, कार्बन बॉर्डर टैक्स की, इस कार्बन बॉर्डर टैक्स को डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका अपोज कर रहे हैं। इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज, उनका बोलना है कि इस प्रकार का कार्बन बॉर्डर टैक्स मार्केट को डिस्टॉर्ट करेगा और अलग अलग कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ा देगा। एक्चुअली में जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है, जिसको आप ऑफिशियली बोलोगे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसको प्रपोज किया था यूरोपियन यूनियन ने। क्या बोला था कि जो हाई, आप कह लो, कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील हो गया। अब आपको पता है, होना चाहिए दोस्तों, कि इंडिया के अंदर बड़ी क्वांटिटी में स्टील का इंपोर्ट होता है। हम चाइना से, जापान से, कोरिया से, US से, बहुत जगहों से स्टील को इंपोर्ट करते हैं। अब स्टील को बनाने में एनर्जी यूज होती है, और वो एनर्जी कहां से आएगी? कोयले को जला के इलेक्ट्रिसिटी आप बनाओगे। तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये बोल रहा है कि मान लो इंडिया के अंदर जापान से स्टील भेजा जा रहा है, मतलब स्टील जापान एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। तो अब इंडिया के अंदर जापान से आने वाला स्टील आया, तो उस स्टील को बनाने में चूंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया और हम ये डिफॉल्ट मोड में मान के चल रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कोयले से आई होगी, तो इंडिया को इस स्टील के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए। मतलब दुनिया में जहां पे भी ये हाई कार्बन वाले जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं ना, इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ,
तब जाके कहीं ना कहीं हम इक्विटेबिलिटी लेके आ पाएंगे। अब जो बेसिक नाम का ग्रुप है, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, इसने बोला कि भाई ये क्या मजाक है। अच्छा, ईयू ने ये इंपोर्ट ड्यूटी लगाने को 2026 से बोला है, मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को 2026 से इंप्लीमेंट किया जाए। अब बेसिक नाम का ग्रुप ये बोल रहा है कि भाई हमारी इकोनॉमी तो अभी रिसेंटली डेवलप होना शुरू हुई है, पिछले कुछ 20-30 सालों में। आपकी इकोनॉमी तो जाने 100 सालों से डेवलप हो रही है। अब तुमने तो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर लिया स्टील जला के, इलेक्ट्रिसिटी और एमिशंस करके, और तुम अब हम पे रोब झाड़ रहे हो, हमें तुम सिखा रहे हो कि हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएं हाई टैक्स वाली चीज़ों पे, हाई कार्बन इंटेंसिव चीज़ों पे। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे इस प्रकार के टैक्स को? व्हाट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स? ये तो मैंने देखो आपको बता दिया। मतलब आप कार्बन इंटेंसिव चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा के ओवरऑल उस कार्बन को भी ग्रीन बनाने की कोशिश करो, मतलब एक प्रकार का आप ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म कर। तो अगर आप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाओगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कार्बन इंटेंसिव चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी। तो स्टील वगैरह, सीमेंट वगैरह आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वो महंगी हो जाएगी, तो आप कम इंपोर्ट करोगे। ये बात हो गई, ये लॉजिक हो गया ईयू का। लेकिन कुछ लोगों ने ये बोला है कि इससे ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म प्रमोट होगा। मतलब अगर आप कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाते हो तो मतलब इंडिया के अंदर जो जिंदल जैसे सप्लायर्स हैं वो खुश हो जाएंगे, पॉक्सो जैसे सप्लायर्स हैं वो खुश हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रकार के सप्लायर्स का क्या कहना है कि भाई चाइना से सस्ता स्टील इंडिया के अंदर आ जाता है तो हमारा महंगा स्टील डोमेस्टिक मार्केट में बिकता नहीं। अब मान लो मैं इस स्टील का कोई फैक्ट्री खोल के बैठा हूँ और मुझे मार्केट से स्टेनलेस स्टील खरीदना है, तो मुझे जो सस्ता दे रहा होगा मैं वो खरीदूंगा, चाहे वो देश के बाहर से ही क्यों ना आ रहा हो। तो जो देश के डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं, अगर उनको प्रमोट करना है तो आप इस प्रकार का कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा दो, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। लेकिन अब आप एक सरकार के पर्सपेक्टिव से सोचो, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव सोचो, आप सोचो आप पीएम हो और एज अ पीएम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको देश का डेवलपमेंट बढ़ाना है। तो हमारा देश का डेवलपमेंट कब बढ़ेगा दोस्तों? जब स्टील मार्केट में सस्ता बिकेगा या महंगा? ऑब्वियस सी बात है, जब स्टील मार्केट में सस्ता बिकेगा। अगर स्टील मार्केट में सस्ता है तो इससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो हमारी डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्रीज है, स्टील की इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज, उनको स्टील सस्ता मिलेगा। स्टील सस्ता मिलेगा, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। ज़्यादा प्रोडक्शन करके जब प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचेगा वो अफोर्डेबल होगा लोगों के लिए, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फैसेट भी आपको सोचना पड़ेगा। अब मान लो जिंदल डोमेस्टिक प्रोडक्शन या कोई भी दूसरा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इस स्टील को 80 रुपये प्रति केजी में बेच रहा है और फॉरेन से आया हुआ स्टील मान लो 60 या 65 रुपये प्रति केजी में बिक रहा है, तो हम मतलब यहाँ का डोमेस्टिक वाला क्या खरीदेगा? 60 से 65 रुपये प्रति केजी वाला। तो इस बात को लेकर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो कभी कभी नाराज हो जाते हैं। तो इस प्रकार का अगर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स आप लगाते हो तो मतलब एक व्यू पॉइंट ये भी है बहुत सारे एक्सपर्ट का कि इससे आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हो और इंपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हो। हालांकि एक और एंगल निकल के आता है, बहुत से कंट्रोवर्शियल आप कह लो एस्पेक्ट्स हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स के। कोई पर्टिकुलर कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट कितना कार्बन इंटेंसिव है आप ये कैसे पता करोगे? उसके ऊपर कितना टैक्स लगाओगे आप ये कैसे पता करोगे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जापान से स्टील इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुआ तो हमने उसके ऊपर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगा दिया। हमने ये सोचा कि जापान ने ये स्टील कोयले से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी से बनाया है, लेकिन कल की डेट में जापान ने खड़े होकर बोल दिया कि तुम क्या बात कर रहे हो, हमने कोयले से नहीं, हमने हाइड्रो पावर के थ्रू बनाया है ये स्टील। तब तो फिर ये कार्बन इंटेंसिव हुआ नहीं, फिर तो इंपोर्ट होना चाहिए। तो ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है कि एक कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट के ऊपर आप कितनी टैक्स लगाओगे और वो जो प्रोडक्ट बना है वो ग्रीन एनर्जी से बना है या सच में कोयले को जला के बना है, ये सब चीज़ों को आप ठीक तरीके से एसेस कैसे करोगे? इसीलिए बेसिक कंट्रीज ये बोल रही हैं कि यूनिलेटरल मेजर्स और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस मार्केट डिस्टॉर्शन लेके आएंगी, ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाएंगी। इसलिए कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसे मैकेनिज्म को यहाँ पे लेके नहीं आना चाहिए। फिर डेवलपिंग कंट्रीज ये भी इल्ज़ाम लगा रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर कि डेवलप्ड कंट्रीज लीडरशिप नहीं दिखा रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगा रही हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए। डेवलप्ड कंट्रीज सब कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर फेंक रही हैं। डेवलप्ड कंट्रीज बैक ट्रैक कर चुकी हैं अपने फाइनेंस और मिटिगेशन कमिटमेंट्स और प्लेजेस के ऊपर। डेवलप्ड कंट्रीज खुद सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस कर रही हैं इन द कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब रशिया से गैस सप्लाई जर्मनी में बंद हुई है, जर्मनी ने अपने बंद कोल प्लांट्स को फिर से चालू कर दिया है। मतलब वो कोल प्लांट्स जो कि जर्मनी ने इस्तेमाल करने बंद कर दिए थे, वहाँ पे फिर से कोयला जला के वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो जहाँ पे इन डेवलप्ड कंट्रीज को अपने प्लेजेस बढ़ाने हैं,
अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है, वहीं पे ये यहाँ पे और फॉसिल फ्यूल एमिशन बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये डेवलपिंग कंट्रीज को, मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज जर्मनी, यूएस जैसे, अपने कार्बन एमिशंस तो बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया, चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को भांसड़ा देते रहते हैं कि तुम कम करो अपने एमिशंस को। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज के डबल स्टैंडर्ड चल नहीं पाएंगे। दे आर इनकॉम्पैटिबल विद क्लाइमेट इक्विटी एंड जस्टिस। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। डेवलप्ड कंट्रीज को पास्ट में किए गए एमिशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। जो इन्वायरमेंटल डैमेज ऑलरेडी हो चुका है उसका हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। उसको भूल के आज की डेट में सब इक्विटेबल तरीके से हो, वो नहीं हो सकता। जैसे रिजर्वेशन में होता था ना कि कुछ डिप्रेस्ड क्लासेस के अगेंस्ट हमेशा से अत्याचार हुआ है, तो आज की डेट में वो डिसएडवांटेज कंडीशन में। तो एक डिसएडवांटेज और एक एडवांटेज को आप इक्वल स्केल पे नहीं रख सकते, इसलिए रिजर्वेशन का सिद्धांत बनाया गया इंडिया के अंदर। उसी प्रकार से क्लाइमेट जस्टिस में पास्ट में ये डेवलप्ड कंट्रीज बहुत एमिशन कर चुकी हैं, डेवलपमेंट कर चुकी हैं, तो पास्ट के एमिशंस का इनको हर्जाना देना पड़ेगा अभी, जो कि ये देना नहीं चाहती। अगला जीएस पेपर 1, प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस रॉक आर्ट सिंबल्स कुड पॉइंट टू अराइवल ऑफ ह्यूमंस एट द एंड ऑफ लास्ट आइस एज इन नीलगिरी, सेज रिसर्चर। तो भैया इदुहाती नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में 5 सिंबल्स पाए गए। ये सिंबल्स कौन से हैं? सर्कल, कॉर्डिफॉर्म, डॉट, फिंगर, फ्लूटिंग एंड क्वाड्रेंगल। तो ये जो 5 सिंबल हैं ये इदुहाती नीलगिरी में पाए गए हैं, ठीक है भाई। और ये जो 5 सिंबल हैं ये पेंटेड थे रेड ऑकरी में, जिसको आप आयरन ऑक्साइड भी बोलते हो। और इस प्रकार के सिंबल्स यूरोप की बहुत सी रॉक आर्ट साइट से मिले हैं। और यूरोप की रॉक आर्ट साइट से ये जो सिंबल्स मिले हैं ना 5, सर्कल, कॉर्डिफॉर्म, डॉट, फिंगर, फ्लूटिंग और क्वाड्रेंगल, ये सब आइस एज के हैं, स्टार्ट ऑफ आइस एज के। तो कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि नीलगिरी इदुहाती में भी जो 5 सिंबल पाए गए हैं ना, ये भी आइस एज की लगभग के ही हैं। यहाँ पे एक पैलिएंथ्रोपोलॉजिस्ट और लीडिंग रॉक आर्ट रिसर्चर हैं जेनीवीव वॉन पेट्जिंगर। इन्होंने 32 ऐसे ज्योमेट्रिक साइंस ऑफ आइस एज यूरोप को आइडेंटिफाई किया है अक्रॉस साइट्स इन यूरोप। और इसी प्रकार के सिंबल नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट की रॉक आर्ट साइट पे भी मिले हैं। मतलब कहीं ना कहीं मॉडर्न ह्यूमंस नीलगिरी में पहुंचे थे 10,000 साल से 40,000 साल पहले। ओके, तो ये ओवरऑल ये पर्टिकुलर रिसर्च बताती है। अब इस रिसर्च में जो ब्रांच होती है स्टडी की, उसको आप बोलते हो पैलियो एंथ्रोपोलॉजी। पैलियो एंथ्रोपोलॉजी इज द समेशन ऑफ पैलियोन्टोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, जहां पे आप अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस की बात करते हो। अगर अलग अलग इन शब्दों को समझा जाए तो पैलियोन्टोलॉजी क्या होती है? तो पुराने समय में होलोसीन एपॉक के समय पे जो जिंदगी थी उसको स्टडी करना, मतलब पुराने समय की जिंदगी को स्टडी करना होता है पैलियोन्टोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन काइंड के एवोल्यूशन को स्ट्रगल करना, आप कह सकते हो एंथ्रोपोलॉजी। ओके, इट इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर। तो कहीं ना कहीं पुराने जीव जंतुओं की स्टडी करना और उसके साथ साथ आपने ह्यूमन सिविलाइजेशन के कल्चर और उसके एवोल्यूशन को स्टडी किया, तो दोनों को मिला दिया तो बन गया पैलियो एंथ्रोपोलॉजी। तो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस का अर्ली डेवलपमेंट को देखना, जिसको आप इस अर्ली डेवलपमेंट के प्रोसेस को होमिनाइजेशन बोला जाता था। तो पुरानी फैमिलीज के थ्रू ये जो एनाटॉमिकल मॉडर्न ह्यूमंस निकले हैं, इनको स्टडी करने की ब्रांच को पैलियोएंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। और इसी ब्रांच के रिस्पेक्ट में ये जो स्टडी है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो 5 सिंबल्स मिले हैं पुराने समय के, जो कि पूरे यूरोप के रॉक के वार्ड में मिले हैं, वो नीलगिरी में भी पाए गए। मतलब कभी ना कभी आइस एज के मॉडर्न ह्यूमंस 10,000 साल से 40,000 साल पहले इस पर्टिकुलर जगह पे आए थे। अब यहाँ पे ऑकरे का क्यों इस्तेमाल किया गया? रेड ऑकरे एक नेचुरल पिगमेंट होता है, बेसिकली एक आयरन ऑक्साइड है। इस आयरन ऑक्साइड में वेरियस डिग्रीज ऑफ वाटर को अगर आप मिलाओगे तो अलग अलग तरह के कलर निकलेंगे, येलो से लेके ब्लैक रेंज की कलर इस पर्टिकुलर रेड ऑकरे या फिर आयरन ऑक्साइड के पिगमेंट से निकलेंगे। अब जब आप इस ऑकरे को हीट से ट्रीट करोगे ना तो इसमें केमिकल चेंज होता है और एक रियली वाइब्रेंट रेड कलर निकल के आता है, ठीक है ना। और खास बात ये जो आयरन ऑक्साइड रेड ऑकरे है ना, ये इतनी आसानी से वॉश अवे नहीं होता है, ना ही ये डीके होता है, ये एजेस तक परसिस्ट करता है। अगर आप देखो तो एंसेस्ट्रल होमो स्पेशीज ने आज से 2.5 लाख साल पहले ही रेड ऑकरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और उस रेड ऑकरे का इस्तेमाल सिर्फ इस मैसेज के लिए वो नहीं कर रहे थे कि वो बताना चाहते थे आगे आने वाले पीढ़ियों को कि हम यहाँ पे थे, वो इस रेड ऑकरे का इस्तेमाल अपने इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए भी कर रहे थे। एक दूसरे को नोट्स छोड़ने के लिए, बताने के लिए, मैसेज देने के लिए इस ऑकरे का इस्तेमाल किया जाता था।
ठीक है, कार्बन डेटिंग के इस्तेमाल से यहाँ पे ये जो स्टोरी की फाइंडिंग्स हैं इनको लेके आया गया है। नीलगिरी के हाई एल्टीट्यूड्स में एक समय पे ह्यूमन सर्वाइव करते थे, अब वो मर गए या फिर कह लो बाकी प्रिमिटिव ह्यूमन पॉपुलेशंस के साथ मिलके अमलगमेट हो गए, वो एक अलग बात है, उसके बारे में हमारे पास डिटेल्ड जानकारी अभी के लिए है नहीं। बट कहीं ना कहीं नीलगिरी में 10 रॉक आर्ट साइट्स ऐसी मिली हैं जहाँ पे इस प्रकार के सिंबल्स पाए गए हैं। नॉर्मल लोग, मेरे आपके जैसे लोग एज अ टूरिस्ट अभी इन साइट्स को विजिट नहीं कर सकते। इस साइट को विजिट करने के लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे के जो लोग हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वही यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जा सकते, इन पर्टिकुलर साइट्स को प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। इसलिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑन एन अर्जेंट बेसिस इनको अपग्रेड किया जाए, इनको रिस्टोर किया जाए। ये हमारी कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। Next, GS paper 3 security challenges in border areas. India deploys new dock upgrade speed boats for Pangong Tso patrol. ठीक है ना। तो भैया पेट्रोल, ये जो पैंगोंग सो पेट्रोलिंग मतलब पैंगोंग सो में बोट लेके घूमते रहना कि कोई इलीगल इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा है। 14,000 फीट की ऊंचाई पे जो पैंगोंग सो लेक है, आप में से बहुत सारे लोग विजिट भी करे होंगे, अगर कोई लद्दाख जाता है तो ये लेक देख के जरूर आता है। ओके, अब इस पर्टिकुलर लेक की सुरक्षा के लिए भारतीय आर्मी ने लैंडिंग डॉग्स भी यहाँ पे डिप्लॉय किया है और स्पीड बोट्स। स्पीड बोट यहाँ पे काफ़ी बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी बोट्स के ऊपर लैंडिंग डॉग्स होते हैं, उस पर आप जीप भी चढ़ा सकते हो, उस पर आप ट्रूप्स भी चढ़ा सकते हो। और ये लैंडिंग बोट जब किनारे पे जाएगी तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से डॉक करेगी कि वो जीप और जितने भी लोग हैं वो आराम से ज़मीन पर उतर जाएंगे। एक समय पे जो लैंडिंग क्राफ्ट है वो 35 ट्रूप को लेके कवर कर सकता है या एक जीप और 12 पर्सनल्स को लेके जा सकता है। इसकी स्पीड 35 नॉट तक लेके जा सकती है। ओवरऑल कैपेसिटी इन्हेंसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। 2020 के बाद चाइना के साथ हमारा पैंगोंग सो पे एक खतरनाक स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था। कहीं ना कहीं पैंगोंग सो के नॉर्थ और साउथ बैंक पे डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइनीज साइड पे इन्होंने अपने डिप्लॉयमेंट्स को बहुत हैवी कर रखा है। इसलिए अगर आप देखो तो अर्ली 2021 से भी इंडिया पैंगोंग सो पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स को बहुत तेजी से पेर्यूज कर रहा है। जैसे अर्ली 2021 में आर्मी ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे लैंडिंग क्राफ्ट के लिए, स्पीड बोस्ट के लिए, जिनको सेकेंड हाफ ऑफ 2021 में डिलीवर किया गया। एट द एंड ऑफ दिसंबर 2021 एक 65 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया गया 12 स्पेशलाइज्ड पेट्रोल क्राफ्ट विद गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, वो भी बन के यहाँ पे आ चुकी हैं। एक और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 17 ट्रूप कैरिंग फ्लैट बॉटम फाइबर ग्लास लैंडिंग डॉक्स का, वो भी गोवा के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बन रहा है। तो अपने आप में ये जो लैंडिंग डॉक्स हैं और ये जो स्पीड बोट्स हैं वो बहुत इफेक्टिव है पैंगोंग सो की सिक्योरिटी के लिए। और इन बोट्स को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि लद्दाख के पैंगोंग सो में भी डिप्लॉय की जा सकती हैं और गुजरात के सर क्रीक जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाता है वहां पे भी डिप्लॉय की जा सकती है। पैंगोंग सो एक्चुअली में इंडिया चाइना के बीच में एक कांस्टेंट फ्रिक्शन का मुद्दा है। 135 किलोमीटर बूमरैंग ये जो लेक है, ये जो इस प्रकार की बूमरैंग लेक है, इसका 1/3 इंडिया के पास है। बगल में यहाँ पे चांग चेनमो रेंज आती है, कुछ फिंगर्स बने हुए हैं, फिंगर 4 तक इंडिया का दबदबा था। हालांकि इंडिया बोलता है कि हमारी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल फिंगर 8 से निकलती है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपको फिंगर्स नजर, फिंगर 2, फिंगर 3। अब फिंगर 3 पे तो इंडिया का एक बेस है, फिंगर 4 से थोड़ा पहले इंडिया ने अपना बेस बना रखा है, क्योंकि चाइना के साथ ये जो ओवरऑल एग्रीमेंट हुआ है डिसएंगेजमेंट का पैंगोंग सो में, उसमें फिंगर 4 के थोड़ा सा पीछे इंडिया का बेस है और फिंगर 8 के बिल्कुल ईस्ट में चाइना का बेस है। अब एक्चुअली में इंडिया बोलता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 के यहाँ से निकलती, तो ये पूरा का पूरा इलाका इंडिया का है। बट एक्चुअली में आज की डेट में ये इलाका एक नो मैंस लैंड बन के रह गया, क्योंकि जो डिसएंगेजमेंट हुआ है पैंगोंग सो में उसमें जो चाइना का बेस है वो फिंगर 8 के पास है और जो इंडिया का बेस है वो फिंगर 4 और 3 के बीच में है और बीच का इलाका नो मैंस लैंड है। यहाँ पे पेट्रोलिंग की टाइमलाइंस वगैरह सेट की गई हैं। अब वो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली में क्या डिस्कशन हुआ है भारत का चाइना के साथ, वो उतना पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है नहीं, तो उस कंटेक्स्ट में ओवरऑल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है। ब्रॉड और एक हल्का फुल्का आइडिया मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया ज्वाइंस मॉस्को टॉक्स फॉर इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन काबुल। मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशंस ऑन अफगानिस्तान ये हो रहे हैं रशिया की कैपिटल मॉस्को शहर में। ये जो मॉस्को प्लेटफॉर्म है ये अफगानिस्तान के ऊपर डायलॉग प्लेटफॉर्म है। वैसे अगर आप देखो दोस्तों तो फरवरी 2022 से पहले अफगानिस्तान में जो ये तालिबान का टेक ओवर हुआ था ये बड़ी वायरल न्यूज़ थी, लेकिन अब ये बिल्कुल वायरल नहीं रह गई। रीजन बीइंग यूक्रेन वॉर के बाद हर चीज़ बैकग्राउंड में चली गई है। अफगानिस्तान तालिबान को तो दुनिया भूल सी गई। तो ये जो अफगानिस्तान के अंदर मॉस्को फॉर्मेट टॉक्स हो रही ना,
इसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया ये पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके साथ साथ कुछ और कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देखो तो टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई से भी गेस्ट आए हैं मॉस्को फॉर्मेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि तालिबान का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया। अफगानिस्तान में इस समय पे तालिबान का राज है, ये आप हम सब जानते हैं। तो अगर मॉस्को फॉर्मेट टॉक्स हो रही है अफगानिस्तान के ऊपर, तालिबान और अफगानिस्तान के रिस्पेक्ट में बातचीत हो रही, तो तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव होना सबसे ज्यादा जरूरी था, बट वो नहीं आए। और उनके ना आने का क्या रीजन है ये भी इन्होंने अभी के लिए नहीं दिया। अब जब ये मीटिंग हुई मास्केट फॉर्मेट की, तो इसमें अफगानिस्तान से रिलेटेड इशू के ऊपर बातचीत की गई, अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन के ऊपर बातचीत की गई, इंट्रा अफगानिस्तान टॉक्स के ऊपर बातचीत की गई, एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने की बातचीत की गई, कैसे थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म को काउंटर किया जाए, रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, इसके ऊपर बातचीत की गई। इंडिया की तरफ से कौन लीड कर रहा था? जॉइंट सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डिवीजन ऑफ द एमईए जेपी सिंह साहब इसको लीड कर रहे थे। देखिए, इस प्रकार के ना सेंसिटिव असाइनमेंट में किसी बहुत ही सीनियर और सीजन डिप्लोमेट को अपॉइंट किया जाता है। तो जेपी सिंह जी यहाँ पे अपॉइंटेड है। कल की डेट में आश्चर्य मत करिएगा कि जेपी सिंह साहब फॉरेन सेक्रेटरी बन जाएं, या हो सकता है फॉरेन मिनिस्टर भी बन जाए। इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक ऐसा सीजन फॉरेन ब्यूरोक्रेट, फॉरेन सर्विसेज का ब्यूरोक्रेट, देखिए इस प्रकार के बहुत से सेंसिटिव असाइनमेंट्स पहले जयशंकर साहब को भी दिए गए थे। आज की डेट में जयशंकर साहब देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो कल की डेट में जेपी सिंह साहब भी बन सकते हैं। आपके लिए ये बहुत, आप कह लो, इंस्पिरेशन की बात है, क्योंकि आप लोग अगर इंडियन फॉरेन सर्विसेज को एक यंग एज पे ज्वाइन करते हो, यंग एज मतलब 25 साल से पहले ज्वाइन करते हो, तो कल की डेट में पूरे चांसेस हैं आप भी फॉरेन सेक्रेटरी बन जाओ। स्काई इज द लिमिट। अब आगे बात करते हैं। रशिया के बिहाफ पे मिस्टर काबुलोव, जमीर काबुलोव, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया फॉर अफगानिस्तान, इन्होंने क्या बोला है? विदाउट इम्पोजिंग अवर ओन विजन ऑफ द रिलीजियस एंड कल्चरल अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक लाइफ ऑन काबुल अथॉरिटीज, we will frankly draw attention to the counterproductiveness of the restriction imposed on the participation of women in the labor force and girls in the process of obtaining option। मतलब रशिया ये बोल रहा है, और बड़ा ही मैच्योर स्टेटमेंट बोलूंगा मैं इसको, कि हम अफगानिस्तान के ऊपर अपना मॉडल इंपोज नहीं कर रहे हैं। रशिया में, यूएस में, इंडिया में लड़कियां जिस प्रकार से पढ़ती हैं, रहती हैं, हम ये नहीं कह रहे कि अफगानिस्तान में तालिबान भी इस तरीके से रखे, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम तालिबान को ये जरूर एहसास कराना चाहते हैं कि तुम अपनी बच्चियों को ना पढ़ा के, उनसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज छीन के अपनी ही कंट्री के लिए कितना बुरा कर रहे हो, कितना काउंटर प्रोडक्टिव कर रहे हो, ये हम तुम्हें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके भाई, जेपी सिंह साहब की बात करो तो कुछ दिन पहले भी न्यूज में थे। ओवरऑल काबुल में जून में एक ह्यूमैनिटेरियन डेलीगेशन इंडिया की तरफ से लेके गए थे, और इंडिया की तरफ से लार्ज कंसाइनमेंट्स ऑफ मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स को अफगान लोगों को इन्होंने हैंड ओवर किया था। ओके, तालिबान रिप्रेजेंटेटिव इस पर्टिकुलर मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग में क्यों नहीं आए, इसके बारे में अभी के लिए कुछ प्रॉपर जानकारी है नहीं। ओके, जयशंकर साहब ने ओवरऑल 8 नवंबर को यह बोला, देखिए क्या है कि 8 नवंबर के लगभग पे रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव साहब के साथ बात की जयशंकर साहब ने। उस समय पे जयशंकर साहब ने ये बोला कि दुनिया में बाकी जगहों पे इतना ज्यादा केओस फैला हुआ है कि अफगानिस्तान की बिगड़ती सिचुएशन पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान की सिचुएशन भी बहुत खराब है एंड वी नीड टू एक्ट ऑन इट। तो ये सब बातें ओवरऑल हैं यहाँ पे। ओके, इससे पहले जो मॉस्को फॉर्मेट की टॉक्स हुई थी वो 20 अक्टूबर 2021 को हुई थी, वहां पे तालिबान रिप्रेजेंटेटिव आए थे। अभी जो टॉक्स हुई हैं वो 20 मतलब उसमें तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए। ओके, तो ये सब चीजें। अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने अपनी एम्बेसीज को फिर से रीओपन कर दिया, लेकिन तालिबान की सरकार को अभी भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला। फिर नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। डिमोनेटाइजेशन वाज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर पॉलिसी टू एक्सपेंड फॉर्मल इकोनॉमी। यूएस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 को जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था ना, दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेप। और इस पर्टिकुलर डिमोनेटाइजेशन से देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की फिनोमिनल ग्रोथ हुई है। क्या होता है ना, कभी कभी सरकार को इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है कि तुमने डिमोनेटाइजेशन करके कर क्या लिया, तो सरकार एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब दे रही कि हमने क्या किया। सरकार का यह बोलना है कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को जब हमने विड्रॉ किया था, उससे पहले के कुछ स्टैटिस्टिक्स को समझने की जरूरत है। एक बात तो यहां पे सरकार ये बोल रही है कि अगर आप 2010-11 से लेके 2015-16 तक का डाटा देखोगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि 500 रुपए के नोटों का इस्तेमाल 76.4% से बढ़ा था,
और 1,000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल 109% से बढ़ा था। और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही थी कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, हवाला नेटवर्क्स में, ओवरऑल फेक करेंसी के रिस्पेक्ट में इन नोटों का बहुत हद तक इस्तेमाल किया जा रहा था। तो सरकार के लिए एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो रही थी कि भैया करेंसी को आप ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर निकालो, फेक करेंसी को, और जिनके पास जो ब्लैक का पैसा है वो भी बाहर आ जाएंगे। अब भारत सरकार यहाँ पे बता रही कि देखिए हम आपको बताते हैं हमने ऑब्जेक्टिव क्या मीट किया। देखिए बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने ये बताया था कि जितना पैसा करेंसी सर्कुलेशन में थी उतनी ही करेंसी, ज़्यादातर करेंसी वापस बैंक अकाउंट्स में वापस आ गई। ठीक है, मान लेते हैं। भारत सरकार का ये बोलना है कि आपने ये तो देखा कि जितना करेंसी सर्कुलेशन में थी उतना कितना बैंकिंग सिस्टम में आया, लेकिन आप ये नहीं देखा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना एक्टिव बैठा था। जब लोगों ने वापस पैसा, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो जिनके पास कैश था वो जाके बैंक अकाउंट में अपना कैश डालने लगे। जब उन्होंने बैंक अकाउंट में कैश डाला उस समय पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज सबके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर रही थी, और जिसके पास भी एक लिमिट से ज्यादा अनअकाउंटेड इनकम निकली उसको सो कॉज नोटिस इशू किए गए, उसको समन किया गया, उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से आया। तो भले ही जितना भी करेंसी इन सर्कुलेशन था मेजर अमाउंट वापस बैंक अकाउंट में आ गया, लेकिन बैंक अकाउंट में आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेन काम शुरू हुआ। अब वो तो है ना, लोगों को दिखता है, लोगों को तो कंसोलिडेटेड फिगर्स मिलते हैं ना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैक एंड से ब्लैक इनकम को बहुत हद तक उधेड़ा है, उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जो यहाँ पे ब्लैक इनकम कैश के फॉर्म में दबा के बैठे थे। एक बात। दूसरी बात, भारत सरकार जो बता रही कि हमारे क्या यहाँ पे आप कह लो अचीवमेंट्स है, भारत सरकार का ये बोलना है कि 2016 पूरे साल में 1.09 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई थी, जिसकी वर्थ थी 6,952 करोड़ रुपीस। तो ये उस समय पे डिजिटल ट्रांजैक्शंस का क्वांटम था। फास्ट फॉरवर्ड टू अक्टूबर 2022, अकेले एक महीने में हमारे देश में 730 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिनकी टोटल वैल्यू है 12 लाख करोड़ रुपए, अकेले अक्टूबर 2022 में। तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस का ओवरऑल क्वांटम इन टर्म्स ऑफ आप कह लो नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी ट्रांजैक्टेड ऑनलाइन, ये दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़े हैं अगर आप पूरे 2016 साल के फिगर को अक्टूबर 2022 से कंपेयर कर लो। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने अपना एफिडेविट सबमिट किया है उसमें यह बोला है कि भाई लीगल टेंडर को विड्रॉ करके इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। अगर आप देखो तो 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 8.2% थी, 2017-18 में 6.8% थी। ये इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले एक डिकेड की एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ 6.6% से ज्यादा थी। भारत सरकार ये फिगर्स यहाँ पे दे रही है। ओके, तो ये कुछ आप कह लो भारत सरकार ने अपने अचीवमेंट्स बताए हैं थ्रू डिमोनेटाइजेशन। एक्चुअली में इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए वन ऑफ द स्टेप था ये डिमोनेटाइजेशन। प्लस भारत सरकार ये भी कह रही है कि भाई देखिए कैश विड्रॉल पे यहां पे लिमिट थी, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे कोई भी लिमिट नहीं थी। आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, चेक के थ्रू, कार्ड के थ्रू कितना भी पैसा ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। हमने सिर्फ कैश अकाउंटिंग के ऊपर लिमिटेशंस लगाई थी। लेकिन देखिए क्या है ना कि हमारे देश की इकोनॉमी में ज़्यादातर कैश ट्रांजैक्शंस ही होते हैं। अब तो क्या है कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ गया, लोग बहुत हद तक क्रेडिट कार्ड वगैरह और पेटीएम वगैरह से पेमेंट करते हैं, लेकिन उस समय पे बहुत हद तक कैश से ही काम हुआ करता था। अब चीज़ें बदल रही हैं ग्राउंड लेवल पे। तो भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने स्टैंड को जस्टिफाई कर रही है कि हाँ भाई डिमोनेटाइजेशन वाज नॉट अ फेलियर, क्योंकि अक्सर अगर भारत सरकार के ऊपर ये बोल के इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपका डिमोनेटाइजेशन एक फेलियर था। आ जाते हैं डेली हिंदू एडिटोरियल पे। ठीक है, वाइस चांसलर वाला आर्टिकल मैंने डिस्कस नहीं किया तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अगला आर्टिकल, बगदाद गेट्स अ गवर्नमेंट बट वायलेंस हॉन्ट्स इराक। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई। पिछले एक महीने में इराकी पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं, बट वो चीज़ें परमानेंट हैं क्या, वायलेंस खत्म होगा, इस बात के ऊपर बड़ा डाउट। एक तो जो कुर्ड ग्रुप है, वैसे तो मैं आपको बता दूं तो इराक की पॉलिटिक्स में 3 ग्रुप्स बहुत डोमिनेंट है। एक तो शिया ग्रुप हो गया, एक तो कुर्ड्स हो गए, एक हो गए सुन्नी। 3 फैक्शंस आप कह सकते हो ओवरऑल इराक की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं, जिसमें शिया सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। अब ये जो कुर्ड फैक्शन है शिया के अंदर, मतलब इराक के अंदर, ये जो कुर्द लोग हैं इनको रिप्रेजेंट करने वाली 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं। एक है कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये जो दोनों
पार्टीज हैं इनकी आपस में नहीं बनती। मतलब इराक के अंदर 3 मेन फैक्शन, शिया, सुन्नी और कुर्द, और वो कुर्द में भी 2 ग्रुप बन गए, वो कुर्द उन दोनों ग्रुपों की आपस में नहीं बनती। तो बहुत लंबे समय से बवाल ये चल रहा था कि यार कंट्री का प्रेसिडेंट जो होगा वो कौन सी कुर्दिश पार्टी नॉमिनेट करेगी, क्या कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी करेगी या पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान करेगी। इस बात को लेकर बड़ा बवाल चला लंबे समय तक। फाइनली कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने पीओके को बोल दिया, मतलब पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान को बोल दिया कि ठीक है भाई तुम प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लो। हालांकि बोला बड़े बेमन से, बट फिर भी पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान को बोला गया तुम अपना प्रेसिडेंशियल नॉमिनी दे दो, और इनका प्रेसिडेंट बना अब्दुल लतीफ रशीद। मैं आपको बता दूं अब्दुल लतीफ रशीद पूरे इराक का प्रेसिडेंट है, लेकिन बनाने के लिए पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान ने इसको नॉमिनेट किया। अब इससे आपको पता चलेगा कि कैसे इराक के अंदर मिल बांट के खाने वाला हिसाब चल रहा है। तो इराक के अंदर 3 ग्रुप, शिया, सुन्नी, कुर्द, कुर्द में भी 2 ग्रुप, उन 2 ग्रुप के बीच में लड़ाई चल रही है कि कौन बनाएगा प्रेसिडेंट। एक ग्रुप ने बोला कि ठीक है भाई हम प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं अब्दुल लतीफ शरीफ को। प्रेसिडेंट का नॉमिनेट होना यह जरूरी था क्योंकि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर को। तो जब अब्दुल लतीफ रशीद साहब प्रेसिडेंट बन गए, इन्होंने नॉमिनेट किया प्राइम मिनिस्टर कौन, मोहम्मद शिया अल सुदानी। ना मोहम्मद शिया अल सुदानी प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है ना। 3 साल के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल गया है मोहम्मद शिया अल सुदानी को प्राइम मिनिस्टर बनने का। ये अपनी कैबिनेट बना चुके हैं। बहुत लंबे समय से इराक के अंदर केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी, अब फाइनली एक मेजॉरिटी की सरकार निकल के आई है। तो क्या पीस आएगा कंट्री के अंदर? जी नहीं, अभी भी नहीं लग रहा है पीस आएगा, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिला है ना, ये बड़ा ही अजीब तरीके से मिला है। कैसे मिला है मैं आपको बताता हूँ। इराक के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम में चलता है मुहाससा, अपोर्शमेंट सिस्टम। जैसे मैंने बोला ना मिल बांट के खाना, तो मिल बांट के खाने वाला यहाँ पे सिस्टम है। कैसा मिल बांट के खाने वाला सिस्टम है? मुहाससा अपोर्शमेंट सिस्टम। तो देखिए क्या हुआ, यूएस का इन्फ्लुएंस इराक में खत्म हुआ 2003 में। 2003 में जब इराक के पॉलिटिकल एलिमेंट्स ने पावर अपने बीच में बांटी, तो स्पॉइल्स बेसिस, मतलब थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा, तो शिया, सुन्नी और कुर्दिश 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स निकल के आए, और इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स ने बोला कि हम भाई अपने अपने डोमेन में काम करेंगे। ठीक है भाई। अब इस अपॉर्शमेंट सिस्टम में, अपॉर्शनमेंट सिस्टम मतलब मुहाससा सिस्टम, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, इसमें क्या है कि भाई स्पॉइल्स बेसिस। तो क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल कॉलिशन में शिया पार्टी जो है ना उनकी बहुत चलती है। जो शिया फैक्शन है ना वो काफ़ी हद तक डोमिनेंट है, और थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस सुन्नी और कुर्द फैक्शन के पास भी है। अब ये जो शिया फैक्शन है, इसकी चलने के चलते ये हो गया कि इराक के अंदर ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया। आपको पता होना चाहिए ईरान के अंदर शिया सेक्ट के लोग डोमिनेट करते हैं। मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी सेक्ट का विवाद आपको पता है, शिया सुन्नी सेक्ट में अक्सर कर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो अब चूंकि इराक के अंदर शिया सेक्ट बहुत बड़ा है और इनकी पॉलिटिकल सिस्टम में शिया सेक्ट की काफ़ी चलती है, तो ईरान का काफ़ी दबदबा है इराक के अंदर, और जो भी शिया पार्टी हैं उनसे एसोसिएटेड मिलिटेंट्स हैं, ये भी सपोर्ट करता है ईरान। अब इसके चलते इराक में बहुत से छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप बन गए हैं, और इनका पूरा जो फ्रंट, कंबाइंड फ्रंट जो बन के आता है, इसको बोला जाता है पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स, पीएमयू। पीएमयू अपने आप में खतरनाक मिलिटेंट फोर्स है इराक के अंदर। इराक की आर्मी अलग है, इराक की नेशनल आर्म्ड फोर्सेस अलग है, उसके अलावा एक मिलिटेंट आप कह लो फैक्शन है इराक के अंदर जिसको आप बोलते हो पीएमयू, और बहुत हद तक जो शिया फैक्शन है वो इसको कंट्रोल करता है। ठीक है भाई। अब हुआ ये, अक्टूबर 2019 में इस मुहाससा सिस्टम के अगेंस्ट लोग सड़कों पे उतर आए इराक के अंदर। बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट होने लगे। उन्होंने बोला कि इराक की इंटरनल पॉलिटिक्स में ना अमेरिका का इंटरफेरेंस होना चाहिए ना ईरान का। बहुत वायलेंस हुआ। अब क्या हुआ, जब लोग सड़कों पे उतरेंगे तो उस वायलेंस को दबाने के लिए सरकार ने वायलेंस का इस्तेमाल किया, आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल किया, मिलिटेंट्स का इस्तेमाल किया। 600 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई। ओके, 20,000 लोग यहाँ पे इंजर्ड हो गए। इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे गिर गई। जो आखिरी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे मुस्तफ़ा अल कदीमी, मई 2020 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए, फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हुए अक्टूबर में, लेकिन इस फ्री और फेयर इलेक्शंस में भी बहुत वायलेंस हुआ, फैक्ट्रीसिडल वायलेंस। मतलब अगर आप देखो तो अलग अलग शिया ग्रुप्स अपने आप में आपस में भिड़ गए। मतलब कि इराक की पॉलिटिक्स में शिया, सुन्नी और कुर्द, कुर्द के अंदर 2 अलग ग्रुप, शिया के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग ग्रुप, और इन अलग अलग ग्रुप्स की आपस में नहीं बनती। अब शिया के अंदर एक ग्रुप है जिसको लीड करते हैं वहां के क्लेरिक मुक्तादा अल सदर।
मुक्तादा अल सदर बहुत प्रोमिनेंट है इराक की पॉलिटिक्स में। इन्होंने बोला कि एक मेजॉरिटी नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे। इस पर्टिकुलर नेशनल गवर्नमेंट में अलग अलग सेक्ट्स और एथनिक ग्रुप के लोग होंगे और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मतलब जो प्रो ईरान फैक्शन इराक की पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट थे यहां पे मुक्तादा अल सदर। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जो प्रो ईरान पॉलिटिकल पार्टी है ना, जिसको आप कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के नाम से बुलाते हो इराक के अंदर, वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। मुक्तादा अल सदर के लिए पूरी तरीके से एक सरकार बना पाना, एक मेजॉरिटी नेशनल गवर्नमेंट बना पाना कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क के होते हुए, ये बहुत मुश्किल हो गया। मुक्तादा अल सदर ने कई महीनों कोशिश की वो पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी बनाए, लेकिन वो बना नहीं पाए। उसकी दो वजहें थी। एक वजह थी आपकी कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क। कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क में जो प्रो ईरान शिया पार्टीज थी, इनकी इतनी चलती थी कि ये मुक्तादा अल सदर को ताकतवर नहीं होने दे रहे थे। दूसरा, मुक्तादा अल सदर को कोई अगर एक ग्रुप पूरा सपोर्ट कर देता, मान लो कुर्दिश ग्रुप पूरा का पूरा मुक्तादा अल सदर के फैक्शन को सपोर्ट कर देता, तो यहां पे मुक्तादा अल सदर एक सरकार बना ले जाते। लेकिन जैसा कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया था, जो कुर्दिश ग्रुप है वो खुद आपस में बटा हुआ, उनके खुद की दो पार्टीज हैं, एक पीयूके है और एक केडीपी है। तो इस कंटेक्स्ट में मुक्तादा अल सदर कोई भी यहां पे मेजॉरिटी नहीं बना पाए, पार्लियामेंट में अपने मेजॉरिटी प्रूव नहीं करवा पाए, और वो खुद प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, तो अपने बिहाफ पे प्राइम मिनिस्टर वो अपॉइंट कर नहीं सकते। तो एक समय के बाद मुक्तादा अल सदर एक लिमिट से ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। तो इनके जो भी फॉलोअर्स पार्लियामेंट के अंदर थे ना, मुक्तादा अल सदर ने बोला कि भाई एक काम करो, तुम अपनी पार्लियामेंट्री सीट से रिजाइन कर दो, सरकार को गिरा दो, हम ये सरकार चलने ही नहीं देंगे। अब मुक्तादा अल सदर का ये जो प्लान था, ये बैकफायर हो गया। मुक्तादा अल सदर ने सोचा कि जब ये अपने फॉलोअर्स को पार्लियामेंट छोड़ने को बोलेंगे, सरकार गिर जाएगी, नए इलेक्शन होंगे, सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। तो मुक्तादा अल सदर का प्लान ये था कि पार्लियामेंट की सीट से अपने फॉलोअर्स को हटा के फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, ताकि मुक्तादा अल सदर के पास पूरी मेजॉरिटी आए। लेकिन उल्टा पड़ गया, नए इलेक्शन तो हुए नहीं। हुआ ये कि मुक्तादा अल सदर के फॉलोअर ने जब अपनी पार्लियामेंट्री सीट छोड़ी, तो इराकी लॉ के हिसाब से जब इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में वोटिंग पड़ी, एक कैंडिडेट होगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, दूसरे नंबर पे दूसरा कैंडिडेट होगा, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे वो इलेक्ट हो जाएगा। अब वो इलेक्टेड बंदा अगर अपनी कुर्सी छोड़ देता है, तो जिस इलेक्शन के वो इलेक्ट हुआ था, उस इलेक्शन में उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो वोट मिलेंगे ना, उसको बना दिया जाएगा उस सीट पे। तो मुक्तादा अल सदर जब कुर्सी से हटे इनके पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उनकी जगह आके बैठ गए दूसरे फैक्शन के लोग। और इसके चलते हुआ ये कि ये जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क था ना, इसके बहुत सारे लोगों के पास पार्लियामेंट में सीट आ गई, और इसके दम पे इन्होंने अपनी मेजॉरिटी बना के अपना प्रेसिडेंट और अपना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करवा दिया। तो ये जो प्रेसिडेंट यहां पे अपॉइंट हुआ है ना भाई, आपका अब्दुल लतीफ रशीद, ये इसलिए अपॉइंट हुआ है क्योंकि मुक्तादा अल सदर ने अपने फॉलोअर्स को बोला कि तुम पार्लियामेंट से रिजाइन कर दो, इस चाह में कि दोबारा इलेक्शन होगा। लेकिन इनके फॉलोअर्स ने पार्लियामेंट से रिजाइन किया और बैठ गए इलेक्शन के दूसरे नंबर पे आने वाले लोग, मतलब दोबारा इलेक्शन नहीं हुए। अब मुक्तादा अल सदर के पास जो थोड़ी बहुत ताकत थी वो चली गई, और उल्टा उनके अपोजिशन में जो कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क थी उसके पास ताकत आ गई। अब मुक्तादा अल सदर बिल्कुल ही बिलबिल आ गए। मुक्तादा अल सदर ने बहुत हद तक वायलेंस कॉज किया, ब्लस्टर कॉज किया, बवाल सा मच गया। मुक्तादा अल सदर ने बोला कि मैं पॉलिटिक्स से रिटायर कर रहा हूं, मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम आगे बढ़ रहा है। अभी के लिए कुर्द पॉलिटिकल पार्टी में एग्रीमेंट हो गया, पीयूके ने अपना प्रेसिडेंट बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, और वो यहां पे पीस लाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मुक्तादा अल सदर अपने आप में पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल है इराक के अंदर। 23 मेंबर की जो कैबिनेट है ना प्राइम मिनिस्टर अल सुदानी की, उसमें कोई भी मुक्तादा सदर का फॉलोअर नहीं है। और कहीं ना कहीं मुक्तादा अल सदर को शांत करना इराकी पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बवाल मचाएंगे। और अल सुदानी उनको शांत करने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। तो इराक की इंटरनल पॉलिटिक्स इस हद तक हिली हुई है कि ये पॉलिटिकल फैक्शन आपस के बवाल में लड़े जा रहे हैं, ग्राउंड पे लोगों के लिए ज्यादा काम हो नहीं रहा। पिछले 6 महीने में तेल बेच बेच के जो $60 बिलियन ऑयल रेवेन्यू कमाए हैं इराक ने, इसको खत्म करने के लिए फाइनली अब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है तो कुछ प्लान वगैरह बनाया जा सकता है, बट ये $60 बिलियन लोगों की जिंदगियों पे कितना इंपैक्ट डालेंगे, इस बात को लेकर लोग ज्यादा पॉजिटिव है नहीं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी इन एफटीए नेगोशिएशन। प्रभाष रंजन साहब का एक आर्टिकल है, प्रोफेसर और वाइस डीन है जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी के।
क्या बोल रहे हैं? इन इंडिया देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर एनी रोल इन पार्लियामेंट इन द रैटिफिकेशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया का टारगेट है कि हम 2030 तक अपने एक्सपोर्ट्स करेंगे $2 ट्रिलियन, मतलब 2000 बिलियन डॉलर। अब इसके लिए इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूके, इजराइल, इन सब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये डाइवर्स अलग अलग आप कह लो सेक्टर में पास है। जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, रूल्स ऑन सर्विस ट्रेड हो गया। अब क्या है, एफटीएस बहुत सारे इलाके कवर करते हैं। इंडिया यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूके, इजराइल सबके साथ एफटीए साइन करने की कोशिश कर रहा है और इस एफटीए के थ्रू इंडिया अपना एक्सपोर्ट और कॉम्पिटिटिव करने की कोशिश कर रहा है। जब एफटीए के नेगोशिएशन होते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया टैरिफ रिडक्शन के ऊपर बातचीत होती है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आएगा, सर्विस ट्रेड से रिलेटेड न्यूज़ बनाए जाएंगे, डिजिटल इश्यूज जैसे डाटा लोकलाइजेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, फैसिलिटेशन, प्रोटेक्शन, इन सब की चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी। तो एक एफटीए का देश की इकोनॉमी पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट का देश की इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है तो क्या देश के लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल पता चलना चाहिए। बट ऑथर ये बोल रहा है कि इंडिया अपने एफटीओ की निगोशिएशन क्लोज्ड डोर्स के पीछे करता है। मतलब इंडिया एफटीए में क्या निगोशिएट कर रहा है ये भारत के लोगों को ज़्यादा पता नहीं चल पाता है और इसका कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी नहीं होता है। वहीं पे अगर आप यूके के साथ कंपेयर करोगे तो यूके के अंदर एफटीओ के नेगोशिएशंस सर्टेन डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी के साथ होते हैं। एग्जीक्यूटिव किस प्रकार से एफटीए में बातचीत को आगे लेके जा रहा है ये ट्रांसपेरेंट है। अब यूके में एफटीए नेगोशिएशंस कैसे होते हैं इसके बारे में बात की जा रही है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर है डीएफआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये सबसे पहले एक पॉलिसी पेपर पब्लिश करता है। इस पॉलिसी पेपर में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि किन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ यूके दूसरी कंट्रीज के साथ एफटीए नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व है। और ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी पेपर है ना वो लोगों को सर्कुलेट, मतलब लोगों के लिए वो एक्सेसिबल होता है। एक प्रॉपर वेबसाइट पे उस पॉलिसी पेपर को अपडेट किया जाएगा। जो भी अवेयर किस्म के लोग हैं उस पेपर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस पेपर में लिखा होगा कि इस एफटीए से कैसे यूके को इकोनॉमिक गोन होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशनल इम्पैक्ट्स होंगे, क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होंगे, क्या लेबर डायमेंशन है, ह्यूमन डायमेंशन है, ये सब इस पॉलिसी पेपर में लिखा होता है। इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी पॉलिसी पेपर पब्लिकली रिलीज नहीं किया जाता। तो ये एक कमी है इंडिया के एफटीए नेगोशिएशंस की। दूसरा, यूके का ये जो डीएफआईटी डिपार्टमेंट है ये जो पॉलिसी पेपर पब्लिश करता है इसमें वो इनपुट्स और रिस्पॉन्सेज होते हैं जो अलग अलग बिजनेसेस और एनजीओज ने दिए। मतलब जब भी एफटीए साइन होगा तो यूके के अंदर अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेसेस हैं, एनजीओ हैं, उनसे इनपुट लिए जाते हैं और वो इनपुट क्या है ये भी पब्लिक में रिलीज किए जाते हैं। इंडिया में भी जो कॉमर्स सेक्रेटरी है वो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करती है। बड़े बड़े बिजनेसेस, एनजीओज एफटीए की नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनकी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है ना, ये जो बातचीत होती है ना, इसको पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं किया जाता। तीसरा, यूके के अंदर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है एक एफटीओ को साइन करने के समय पे और उसके बाद यूके की पार्लियामेंट उनको स्क्रूटनाइज करती है। मतलब जो भी पॉलिसी पेपर में लिखा हुआ है एफटीए साइन करने के लिए उसको यूके की पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज करेगी। समझ गए? ब्रिटिश पार्लियामेंट की कमिटी है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कमिटी। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट कमिटी एक एफटीओ को प्रॉपर तरीके से पढ़ेगा, एनालाइज करेगा और उसके बाद अपने व्यू पॉइंट देगा। उस व्यू पॉइंट के रिस्पेक्ट में यूके की सरकार रिकमेंडेशन देगी और फिर कहीं गाड़ी आगे बढ़ेगी। इंडिया के अंदर इंडियन पार्लियामेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं, बट वो एफटीए के इशू में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती। ना भारत सरकार रेफर करती है, ना कोई डिमांड करता है। एफटीए का मुद्दा एक ऐसा है जिसके ऊपर ज़्यादा बहस होती नहीं। अब चूंकि इंडिया बहुत अर्जेंट बेसिस पे एफटीओ को पेरूज कर रहा है, नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब पॉइंट यहाँ पे उठ के आ रहे हैं। तो भारत की पार्लियामेंट एफटीओ को लेकर अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं देती। चौथा, यूके के अंदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एंड गवर्नेंस एक्ट 2010 जो एग्जीक्यूटिव है उसने ये बोला है कि किसी भी एफटीओ को फाइनली पावर में लाने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने 21 सिटिंग डेज के लिए पेश करना पड़ेगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको प्रॉपर तरीके से निगोशिएट करेगी, इसके ऊपर डिस्कशन करेगी और फाइनली डिसीजन लेगी कि इंग्लैंड इस पर्टिकुलर एफटीओ को रेटिफाई करेगा या नहीं करेगा। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट तो है ऐसा करने के लिए, बट आज तक किसी भी एफटीए नेगोशिएशन या ट्रीटी को इंडियन पार्लियामेंट ने बैठ के इतने लंबे समय तक डिस्कस नहीं किया।
तो कहीं ना कहीं हमें यूके से सीखने की जरूरत है। यूके जिस प्रकार से अपने फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करना है, ये हमें सीखने की जरूरत है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर अशोक गहलोत साहब के सामने राजस्थान में एक बड़ी मुश्किल पॉलिटिकल सिचुएशन आके खड़ी हो गई। पहले जब कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा था तब अशोक गहलोत साहब के ऊपर प्रॉब्लम थी। अब अशोक गहलोत साहब के जो खुद के पॉलिटिकल फैक्शंस है कांग्रेस के, उनको साथ डील करने में अशोक गहलोत साहब को प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ बताई गई हैं। पॉलिटिकल आर्टिकल है तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। फिर आ जाते हैं वेलकम प्रैग्मेटिज्म ऑन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो भैया गैवल इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री मोदी जी को हैंडओवर कर दिया। अब कहीं ना कहीं मोदी जी यहाँ पे G20 की लीडरशिप ले चुके हैं। 1 दिसंबर से इंडिया के पास G20 की लीडरशिप आ जाएगी, एक ऐसे समय पे जब दुनिया में इकोनॉमिक हार्डशिप और ग्लोबल रिसेशनरी ट्रेंड्स अपने चरम पीक पे। यूएस और यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पे निकल के आया है वो जैसे तैसे लेके आया गया है। बहुत सारे की इश्यूज़ को लेके ओवरऑल कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट हो नहीं पा रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे जो ग्रुपिंग्स है वो इनफ्रक्चुअस हो चुके हैं। तो ऐसे समय पे G20 की लीडरशिप को इंडिया अगर प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे पूरा कर देता है तो अपने आप में बड़ी बात होगी। G20 के जॉइंट स्टेटमेंट में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पैराग्राफ्स को लेके कुछ ट्रबल हो गया। जो पैराग्राफ की लैंग्वेज थी उसको लेके क्वेश्चन उठाया गया। मोदी जी का नॉट एन एरा ऑफ वॉर जो स्टेटमेंट है वो इसके पर्टिकुलर जॉइंट स्टेटमेंट में जोड़ा गया है। G20 की बहुत सारी लीडरशिप सीधे सीधे रशिया को क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वॉर इज दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर ये बोल के भी रशिया को क्रिटिसाइज किया है और रशिया इस क्रिटिसाइजमेंट को सुन रहा था। फॉरेन मिनिस्टर रशिया सर्जेई लेवरोव वहाँ पे प्रेजेंट थे। फिर मोदी जी ने भी यहाँ पे शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाया। अपने आप में जब समरकंद उज्बेकिस्तान समिट में मोदी जी और शी जिनपिंग आमने सामने खड़े थे तो दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत तक नहीं की थी। यहाँ पे खुद मोदी जी ने जाके शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाया। तो कहीं ना कहीं इंडिया चाइना के साथ अपने रिलेशंस को प्रैक्टिकली ले रहा है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मोदी जी को डोमेस्टिकली तो जवाब देना ही पड़ेगा। चाइना को रिस्पेक्ट मिले, जो एक एंटी नेशनल वेव से शुरू हुई है, एक नेशनलिस्टिक जो सेंटिमेंट है चाइना के अगेंस्ट, उसको लेके कैसे बीजेपी की सरकार और मोदी जी लोगों के इमोशंस को जस्टिफाई करेंगे, ये क्वेश्चन उनके सामने उठ के भी आएगा। ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फूड एनर्जी शॉर्टेजेस, टेररिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, डिजिटल डिवाइस, इन सब चीज़ को लेके यहाँ पे बातचीत हुई। फिर बाइडेन और शी जिनपिंग की मीटिंग के रिस्पेक्ट में भी एक आर्टिकल है। यूनाइटेड और चाइना के रिस्पेक्ट में एक मीटिंग हुई जो बाइडेन और शी जिनपिंग की फेस टू फेस मीटिंग थी। 14 नवंबर 2022 को ही G20 की समिट से पहले। अब इस मीटिंग में कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी मिले, कुछ निगेटिव फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल जो बाइडेन ने बोला कि ठीक है भाई, हम चाइना के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम चाइना के साथ एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएं। ठीक है। तो मतलब कंपटीशन करके, ओपन कॉन्फ्लिक्ट ना करके कहीं ना कहीं जो बाइडेन ने स्कोप छोड़ दिया है चाइना के साथ बातचीत का। शी जिनपिंग साहब ने क्या बोला कि दैट रिलेशन शुड नॉट बी अ जीरो सम गेम वेयर वन साइड आउट कम्पीट्स और थ्राइव्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। मतलब शी जिनपिंग साहब कह रहे हैं कि ठीक है आप हमसे कंपटीशन करो, बट इस प्रकार से कंपटीशन मत करो कि आप बस अपने अपने को बेटर करना चाहो और हमें नीचे गिराना चाहो। अभी रीजन हुआ ये है कि जो चिप एक्सपोर्ट यूएस ने अपनी डिज़ाइन के चाइना में एक्सपोर्ट करने बंद कर दिए, उसके चलते चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को धक्का लगा है। तो इस बात को लेके बाइडेन साहब यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूएस कोशिश कर रहा है कि जिन चाइना की सप्लाई चेन्स के ऊपर यूएस डिपेंडेंट है वो अल्टरनेटिवली दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो जाए, फिलीपींस में, वियतनाम में, श्रीलंका में, इंडिया में। तो इससे चाइना के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंस है, जो स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस है यूएस की, वो खत्म हो जाए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चाइना को पसंद नहीं आ रही। अब इन्वायरमेंटल इशू को लेके भी कहीं ना कहीं बातचीत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि यूएस और चाइना दुनिया के 2 नंबर सबसे बड़े पॉल्यूटर्स हैं। नंबर 1 पे आता है यूएस, नंबर 1 पे आता है चाइना, दूसरे नंबर पे यूएस, तीसरे नंबर पे इंडिया। अभी रिसेंटली यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन साहब चाइना जाएंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डेब्ट रिलीफ, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर वहाँ पे बातचीत होगी। तो ये सब बातें ओवरऑल है, मतलब बातचीत शुरू हुई है, लेकिन ये बातचीत कितने लंबे समय तक टिक पाएगी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी को लेके जो बाइडेन साहब ने चाइना के ऊपर सवाल उठा दिया, तो शी जिनपिंग ने बोला कि भैया देखो, सबकी अपनी अपनी तरीके की डेमोक्रेसी है। तुम्हारे यहाँ अमेरिकन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहाँ चाइनीज स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है। चाइनीज स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी अपने आप में फॉर्स, मैंने कल के एडिटोरियल में भी आपको बताया था कि भैया चाइनीज स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी बोल के ही अपने देश के लोगों का मजाक उड़ा रहा है यहाँ पे शी जिनपिंग। बट ठीक है, वहाँ ज़्यादा लोग बोल नहीं पाते। अब खास बात यहाँ पे ये कि ताइवान को लेके यूएस यहाँ पे कितना एप्रीहेंसिव होने वाला है। जैसे नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की विजिट की थी, वैसे ही आने वाली जो नैन्सी पेलोसी की
सक्सेसर हैं रिपब्लिकन लीडर केविन मैककार्थी, इन्होंने भी ये डिक्लेयर किया है कि ये ताइवान विजिट करना चाहेंगी। अब पहली बार जब नैन्सी पेलोसी ने विजिट की थी तो पूरा ब्लॉकेड लगा दिया था, नेवल ब्लॉकेड लगा दिया था चाइना ने ताइवान का। इस बार अगर फिर से रिपब्लिकन लीडर स्पीकर नैन्सी पेलोसी की सक्सेसर केविन मैककार्थी ताइवान पहुंच जाती हैं तो किस प्रकार से चाइना रिस्पॉन्ड करेगा, भगवान ही यहाँ पे मालिक होने वाला है। तो ये कोल्ड वॉर में ना चढ़ जाए इसकी ये कोशिश। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो।